में सवार करीब 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 0 पॉइंट पर यह हादसा हुआ है और हादसे के बाद भारी पुलिस बल मौके पर वहां पर पहुंचा और घायलों को मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये 0 पॉइंट का हादसा हुआ है। बस लुधियाना पंजाब से आ रही थी, जिसको बेतिया बिहार जाना था और सारे लोग एक ही जिले के हैं, तो उस बस में बैठे हुए थे और एक ट्रक जो रामपुर से आ रहा था, जिसको मुरादाबाद शहर में जाना था, बस वाले ने उसका गाड़ी पर नियंत्रण नहीं था, ऐसा लोगों ने बताया कि वो नशा किया हुआ था, शायद कंट्रोल किया हुआ था, उसने टक्कर मारी और बस जो है जाकर सीधे उधर दीवार तोड़ते हुए और डिवाइडर पार करके घर में घुस गई और सभी घायलों को जल्दी से जल्दी जो है एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुँचाया गया है, इलाज कराया जा रहा है। सर कितने लोग घायल हैं लगभग? अभी तक जिन लोग पहुँचाया गया वो 15 से 16 लोगों को भेजा गया है। अभी तक हमारा ध्यान था जल्दी से उनको जो है प्राथमिक उपचार दिया जाए और सबको जिला अस्पताल में सर किसी मौत भी हुई है? सर जो मृत्यु हुई है कहाँ की शिनाख्त हो पाई है, कहाँ के हैं? अभी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। सभी लोग जितने घायल थे सभी घायलों को हमने जिला अस्पताल भेज दिया है और जिला अस्पताल में पहुँच करके हम उनका बेहतर से बेहतर इलाज करेंगे और देखते हैं वहाँ पर क्या कौन लोग उनका नाम पता नहीं सब लोग किया जाएगा। अभी प्राथमिकता है कि इनको जल्दी उपचार दिया जाए, मुझे सबको भी यहाँ से तत्काल जो है जिला अस्पताल भेजा गया है। वाजिद अली हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। वाजिद, क्या कुछ वजह बताई जा रही है इस हादसे को लेकर के? जी देखिए, मैं आपको एक अंदर बता दूं, मुरादाबाद के नेशनल हाईवे मोड़ा थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत हुई थी, जिसमें बस में बैठे यात्री 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और घायलों को हायर सेंटर मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। भारी पुलिस मौके पर तैनात है, जाम की किल्लत बनी हुई थी, पुलिस ने मुश्किल जाम को खुलवा दिया है। किसकी गलती बताई जा रही है वाजिद इसमें? क्या बस का जो चालक था वो सही तरीके से बस नहीं चला पा रहा था या फिर ट्रक चालक की यहाँ पर गलती है? देखिए इस अंदर मैं बताना चाहूंगा, ये का समय है और ट्रक चालक जो है नशे में बताया जा रहा था, जिसके चलते बड़ी लापरवाही ट्रक बस चालक की बताई जा रही थी और अनियंत्रित होकर ही नशे के दूध में ये बस ट्रक से टकराई थी, जिसमें ये बड़ा हादसा हुआ है और 2 गंभीर रूप से घायल है और 2 की मृत्यु है। ट्रक चालक के बारे में क्या कुछ जानकारी है फिलहाल वाजिद? ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और ट्रक की स्थिति इस टाइम क्षतिग्रस्त है और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है, आगे की जांच चल रही है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाजिद। तो एक बार फिर से यहाँ पर सड़क हादसा हुआ है और 2 लोगों के इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अपने एक इंटरव्यू में आला कमान पर सवाल उठाए थे, जिस पर उन्हें पार्टी नेताओं से ही अब नसीहत मिल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी के आंतरिक मुद्दे का जिक्र मीडिया में करने पर कपिल सिब्बल की आलोचना की है और उन्होंने ये कहा है कि सिब्बल को इस तरह पार्टी के आंतरिक मुद्दे का जिक्र मीडिया में करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन अब मुख्य विरोधी दल बीजेपी को भी मौका मिल गया है, तो मौके का फायदा उठाते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन पर तंज कसा है और ट्वीट में लिखा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, नेतृत्वहीन, दिशाहीन और मुद्दा विहीन कांग्रेस को अब कोई संजीवनी बूटी नहीं मिलने वाली। कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, कांग्रेस अंतिम सांसें गिन रही है और अपनी करनी के कारण कांग्रेस देश द्वारा वैचारिक और व्यवहारिक तौर पर नकार दी गई है। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज इस मामले पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं और लगातार अधिकारियों और कानून के विशेषज्ञों के साथ मंथन किया जा रहा है। बल्लभगढ़ कांड के बाद बहरूपियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने विधानसभा सत्र में भी चिंता जाहिर की थी और इस मामले में अपना रुख साफ कर दिया था कि एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर लगाम लग सकेगी। धोखे से, षड्यंत्र से धर्म परिवर्तन कराना पहले ही गैरकानूनी है, लेकिन ऐसे मामलों में आरोपियों को सख्त सजा मिले, इसलिए हरियाणा सरकार की अहम बैठक चंडीगढ़ में हुई। गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। और एक सख्त कानून, ताकि कोई भी दबाव में, प्रलोभन में, षड्यंत्र से
प्यार के जाल में फंसाकर किसी का धर्म परिवर्तन ना कर सके। उसके लिए कानून बनाने के लिए आज विभाग की पहली बैठक हुई है, जिसमें हमने अनेक पहलुओं पर विचार किया है और ये तय किया है कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी इसका एक्ट बनाने के लिए, जो बाकी प्रदेशों के एक्ट का भी अध्ययन करेगी और उसमें सुझाएगी कि उसका प्रारूप क्या होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों से इसके बारे में विचार विमर्श भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से भी इसकी चर्चा की। तो लगातार जिस तरीके से लव जिहाद का जो मुद्दा है वो चर्चा में है और बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड के बाद इस मामले पर अब तूल जो है वो ये मामला पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और कर्नाटक सरकार ने भी अब मन बना लिया है कि कानून इस मामले पर बनाया जाएगा ताकि ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सके। पंजाब में डीएसपी सिटी पटियाला ने बड़ा खुलासा किया है और बड़ा खुलासा करते हुए जिस तरीके से लगातार पंजाब में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर के पंजाब पुलिस भी सतर्क है और उसी के मद्देनजर लगातार पंजाब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और वहीं दिवाली में बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं और सोशल मीडिया और खुफिया माध्यम से जांच की जा रही है। डीएसपी ने यह खुलासा किया है कि इस दौरान 2 लोगों के पास लाइसेंस नहीं थे। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से पटाखों के खिलाफ मामले सामने आने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब डिवीजन की गल करिए तो टोटल 4 परचे दर्ज हुए है। लाहौरी गेट, कतवाली ते सिविल लाइन दे विच 2 परचे तो दर्ज हुए आ जिहड़े अनऑथोराइज्ड सेल सीगे, जिहड़े जिन्हां कोल कोई लाइसेंस नहीं सीगा बट वो सेल कर रहे सी, उन्हां दे रिगार्डिंग दर्ज किए हैगे। 2 परचे दर्ज किए हैगे आ, एक कतवाली ते एक सिविल लाइनस दे विच जिहड़े 2 आवर्स की विंडो सीगी उस तो इलावा जिन्हां ने पटाके चलाए हैगे आ वो असीं अननोन के खिलाफ जिहड़ा हैगा परचा दर्ज किया है। इस तो फिर असी इन्वेस्टिगेशन जारी हैगी आ, फिर जो देखांगे आइडेंटिफाई करांगे किहड़े लोग ने, चाहे वो सोशल मीडिया तो करिए चाहे ह्यूमन इंटैलीजेंस तो करिए, तो वो ट्राई किए जल्दी तो जल्दी इन्होंने आइडेंटिफाई करके। यूपी के मैनपुरी में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने जमकर फायरिंग की। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। बता दें कि लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करता हुआ युवक कैमरे में कैद हो गया और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक बंदूक से लगातार फायरिंग कर रहा है। वहीं फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया और आगे की तफ्तीश में पुलिस जुट गई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के अंतर्गत वन परिक्षेत्र सुरही भिंड में धड़ल्ले से अवैध लकड़ी की कटाई का काम चल रहा है और तस्करी की जा रही है। घने जंगलों में भारी मात्रा में इमारती लकड़ी की कटाई की जा रही है जिससे पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक लकड़ी की अवैध कटाई का जिम्मा गांव वालों पर थोपने की कोशिश की जा रही है, जबकि गांव वालों का यह कहना है कि वन विभाग ही इस लकड़ी कटाई में शामिल है। बीट है 512, वहाँ हजारों की संख्या में कटिंग हुआ है और कम से 10 से 20 जगह ऐसा है कि एक एक ट्रैक्टर पूरा टाल रचाया हुआ है और पूरा छल्ली लगा हुआ है। इसका कार्रवाई तत्काल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं जिला पंचायत को इस मुद्दा उठाऊंगा और उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। कार्य पूरा लापरवाही है क्योंकि आज तक यहाँ आते नहीं हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में कल्याण के हाई राइज टावर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग में फ्लैट जलकर के खाक हो गया और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की वजह से पूरी तरह से स्पष्ट जो है वो वजह अभी तक नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से इमारत की 4थी मंजिल में आग लगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत बद्रीनाथ धाम पहुंचे। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने धाम में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना की। और बता दें कि इस दौरान वीआईपी मोमेंट को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भी धाम के दर्शन किए। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां पर खनसरा चौकी के अंतर्गत ग्राम बोरसी के तालाब में बच्चे का शव मिला है, जहां पर सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। और बताया जा रहा है कि बच्चा 9 नवंबर को अचानक से गायब हो गया था, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। और पुलिस के मुताबिक शव को देखने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच में जुट गई है। उधर बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव का कोटवाल जो है, बोरई गांव का कोटवाल के द्वारा सूचना मिली थी कि वहाँ बोरई गांव के तालाब जो है उसमें अज्ञात व्यक्ति की लाश दिख रही है। जो सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर वहाँ पर जाकर के वो व्यक्ति का लाश जो है उसको निकलवाया गया। और उसमें जो अज्ञात मृतक है उसके हाथ पैर में रस्सी और बांध करके और पोल से वहाँ तालाब में डाला गया था, जिसके आधार पर उसमें हत्या का अपराध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में पतासाजी के दौरान जो है ये पता चला है कि जो लाश मिला है वो ग्राम खुरुसबोड़ में एक बालक है, वो 9 तारीख को गायब था। वो यूपी के मैनपुरी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि कई सालों से जमीनी रंजिश के चलते विवाद हो रहा था। वहीं दोनों पक्षों में लाठी डंडों के साथ गोलियां भी चली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने राज्य स्तरीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। और गौतम गर्ल्स कॉलेज हमीरपुर में यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता NUJ के प्रदेश अध्यक्ष रणेश राणा ने की, और जिसमें नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बिहारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। और साथ ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य आनंद राणा ने विशेष तौर पर वो मौजूद रहे। और इस दौरान कार्यक्रम में पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश भर से 200 के करीब पत्रकारों ने हिस्सा लिया। और पत्रकारों की मांगों और सामाजिक सुरक्षा को लेकर के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी भी की गई। एक मान्यता दे रहे हैं कि वो जाके किसी सरकारी अफसर में आराम से अपना समाचारों का संकलन कर सकें। इसी तरह हम चाहते हैं कि हिमाचल में पेंशन योजना सरकार लागू करे। हरियाणा आपके पड़ोसी राज्य में 10,000 रुपया पत्रकारों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई। और हमारे साथ के कई लोग थे जो रिटायर हो गए हैं, उनको मिल के रही। इसी तरह सरकारों को पत्रकारों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की, घर की व्यवस्था, चाहे आप कम दाम पे लें, आप मकान का उनको आवंटन करें या किराए पर देने की व्यवस्था करें। क्योंकि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो समाज के लिए काम करता है। 24 घंटे अब काम करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो ज्ञापन हम दे रहे हैं उस पर जल्दी से विचार करते हुए इनको लागू करें। और हमारी यूपी के अयोध्या में एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक दलित युवती के साथ 2 दबंगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। और वहीं परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के गांव की नाबालिग युवती घर से बाहर जा रही थी और इस दौरान सुनसान जगह को देखते हुए आरोपियों ने युवती का रास्ता रोककर उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। कल
थाना महाराजगंज के नारा गांव से एक सूचना आई कि एक बालिका के साथ गांव के ही 2 लड़कों ने गलत काम किया था। जैसे ही थाने पे सूचना प्राप्त हुई, तत्काल तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मुकदमा प्राप्त संख्या 479/20, धारा 376D 5/6 पॉक्सो 325 SC/ST और उसमें नामजद 2 अभियुक्त विशाल सिंह और महेंद्र सिंह को ये सूचना प्राप्त हुई। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां बेलारी थाना क्षेत्र में 14 साल की छात्रा के साथ घर में घुसकर आरोपी युवकों ने दुष्कर्म किया और साथ ही आरोपी ने पीड़ित छात्रों को धमकी भी दी कि उसने अगर इस घटना के बारे में किसी को भी बताया तो उसके पूरे परिवार को वो मार देगा। और वहीं पीड़िता ने अपनी आपबीती अपनी मां को बताई। पीड़िता की मां ने आरोपी की शिकायत घर में किराए पर रह रही महिला दरोगा से की, लेकिन दरोगा ने कोई कार्रवाई नहीं होने दी, जिसके बाद पीड़िता ने इंसाफ के लिए सीएम योगी से गुहार लगाई है। और घटना की जानकारी मिलते ही बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने घटना का संज्ञान लिया। इस दौरान पीड़िता का यह आरोप है कि समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक के रिश्तेदार होने की वजह से महिला दरोगा ने कोई कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। ये परसों जो है पुलिस के संज्ञान में आया कि पीड़िता के मदर ने जो है तहरीर दी माता ने कि मेरी बच्ची के साथ ऐसे ये घटना हुई है 376 की। तो उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़िता के बयान हम दर्ज करा रहे हैं 164 CRPC के। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 4 धाम सड़क परियोजना पर काम चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य से स्थानीय लोगों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग बाजार में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण के काम से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं और निर्माण कार्य करने वाली कंपनी पर लापरवाही का आरोप वहां पर लगाया जा रहा है, क्योंकि सड़क पर पानी जमा होने की वजह से वहां पर जाम लगता है और लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर जाता है। आपको बता दें कि ऑल वेदर रोड की कटिंग का काम वहां पर चल रहा है और कई जगहों पर काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसे लेकर लोगों में खासी नाराजगी वहां पर देखने को मिल रही है। हैं कि आज कम से कम 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन से NH के जो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनको फ़ोन करते करते थक गए हम। उनको कह रहे हैं कि भाई ये नाली को खोल दीजिए, यहाँ पे सारा पानी जमा हुआ है और सारे जितने मकान हैं यहाँ पे सबके कमरों में यहाँ से पानी निकल रहा है और नीचे रास्ते में जाना दुर्लभ हो रखा है। और इनको कई दफ़े कह दिया, ये उल्टे इनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उल्टा धमकाते हैं कि हमारा काम नहीं है। और हमने इनको ये भी समझाया कि भाई इस नाली को खोल दो, पर ये नाली खोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और बार बार हम इनसे गुजारिश ही करते हैं। और जबकि जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे इनको खुले ये कहा है कि इस सामने चट्टान को काटा जाए और फटाफट यहाँ पे इस नाली को क्लियर किया जाए। चौथ का असर नहीं हुआ, हर टाइम जाम लगा रहता है, पानी भरा हुआ है चारों तरफ से। नाली में देखो, नाली में 2-3 बार गाड़ी भी फंस गई, यहाँ डोजर बुलाना पड़ा उसे निकालने के लिए भी। देखोगे आप चारों तरफ ये कैसे कैसे हाल हैं। अभी चले गए वो लोग, काम पूरा भी नहीं हुआ, अधूरा ही काम है। बहुत बुरा असर पड़ा है, कोई रुकने को तैयार नहीं।
कीचड़ है, धूल है, जो ग्राहक आता है सीधा निकल जाता। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसे लेकर गदरपुर के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन गांव-गांव जाकर ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं दिनेशपुर क्षेत्र में एक बैठक कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान उन्हें टिकट देता है तो वो कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को हरा करके गदरपुर विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को देंगे। और इस दौरान पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने यह कहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के श्रम विभाग का अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि हर गांव व हर मोहल्ले में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूं और मेरे काम से हमारा प्रदेश नेतृत्व बहुत संतुष्ट है। और जहां तक विधानसभा की दावेदारी की बात है तो मैं गदरपुर के 2 बार का विधायक रह चुका हूं, इसलिए मेरा दावा तो बनता है। श्रम कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ, तो जिस नाते मेरा दायित्व बनता है कि कांग्रेस पार्टी को हर गली गली मोहल्ले में गांव में मजबूत करूं। तो इस काम को मैं बखूबी कर रहा हूं और मेरे काम से हमारे प्रदेश नेतृत्व संतुष्ट है। और जहां तक दावेदारी की बात है, देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और 2 बार का यहां से एमएलए रह चुका हूं, तो मेरा तो दावा बनता ही है, स्वाभाविक है। और मैं अपना दावेदारी ये जब समय आएगा तो पेश करूंगा। हाईकमान विचार करके ये मुझे देना चाहेंगे तो वो देंगे और मैं लड़ूंगा और ये सीट जीत कर पार्टी को दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति के कारण आज जो धान का फसल है, आप देख ही रहे होंगे कि इतनी बेकदरी हुई है किसानों का, जिनके बहुत घाटे में चले गए, धान को खरीदने वाला नहीं था। किसान बहुत दुखी है, पीड़ित है। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस सरकार बन के जो प्रॉब्लम आज जो मुसीबत जो देश में मोदी सरकार नीति गलत नीति के कारण हुआ है, उसका जो है जल्द से जल्द। खबर पंजाब के मानसा से है, जहां किसानों के चेहरे पर नरमे की अच्छी पैदावार ने चमक ला दी है। दरअसल इस साल किसानों की तरफ से लगभग 85,000 हेक्टेयर जमीन पर नरमे की फसल की बिजाई की गई थी, जिस पर पैदावार भी बढ़िया हुई है। और बता दें कि सुंडी की कम मार, कम खर्च और सरकारी खरीद एजेंसी CCI की तरफ से दिए जा रहे फसल पर पूरे भाव से किसान खुश हैं। लेकिन सरकार खरीद में हुई देरी और बिक चुकी फसल के भुगतान में देरी किसानों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। फिर भी अब तक अनाज मंडियों में पिछले साल के मुकाबले 1,20,000 क्विंटल नरमा की फसल ज़्यादा आ चुकी है। नरमे की पैदावार वधिया जी, कि जो भी कीटनाशक दवाइयां असीं घੱਟ ਵਰਤੀਆਂ, मतलब जी मौसम ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਝਾੜ ਵੀ ਠੀਕ ਨਿਕਲੇ, ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜੋ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਰਮਾ, ਉਹਦੇ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਦੇਂਗੀ 5 ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਰਾਈਵਲ ਸੀਗੀ ਉਹ 10,40,000 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 2,14,000 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਲ 3,34,000 ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਹੈਗਾ, 3,34,000 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਪਿਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ CCI ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ पंजाब के संगरूर में मंगलवार को सड़क हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और मारे गए लोगों की कार ट्रक से टकरा गई थी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिला। कार भी जलकर के राख हो गई। और जानकारी के मुताबिक हादसा संगरूर सुनाम रोड पर मंगलवार सुबह हुआ और कार में सवार 5 लोग मोगा जिले के रहने वाले थे। सोमवार को वो मैरिज एनिवर्सरी फंक्शन में शामिल होने के लिए संगरूर के दड़बा शहर गए थे और वहां से लौटने के दौरान उनकी कार ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद ट्रक का डीजल टैंक फट गया, जिससे कार में आग लग गई। और वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मारे गए लोगों की पहचान मोगा के टल्लेवाल के रहने वाले बलविंदर सिंह, नानक नगर के कुलतार सिंह और ग्रीनफील्ड कॉलोनी के कैप्टन सुखविंदर सिंह, रामोवालिया के सुरिंदर सिंह और चमकौर सिंह के तौर पर हुई है।
ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਉਰੇ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇਰ ਗਵਾਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਨੇਰੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਆ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੋਏ ਸੁਨਾਮ ਕਣੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਹ ਆਪ 'ਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ ਜੀ ਦੋਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਭਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਟਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਡਿੱਗੀ ਜੀ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ। ਟੈਂਕੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਫੈਲ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗ ਫੈਲ ਗਈ ਜੋ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ? 5 ਜਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। 5 ਮਰ ਗਏ? 5 ਮਰ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਇਹ ਉਰੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਰ ਗਵਾਰ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪੁਲ ਬਣਾਤਾ, ਪੁਲ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਪ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਰੱਬ। हरियाणा में कांग्रेस सरकार के वक्त मंत्री रहे निर्मल सिंह पर यूपी में गौवंश की हत्या का मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बता दें कि मामले में अंबाला के विधायक असीम गोयल ने पूर्व मंत्री निर्मल सिंह पर जमकर हल्ला बोला है। इस दौरान विधायक ने कहा कि निर्मल सिंह का असली चेहरा है जो समाज के सामने आया है और इनका तो इतिहास भी ऐसा ही रहा है। साथ ही ये भी कहा कि हमारा समाज गाय को जानवर नहीं मानता, माता कहता है। गौवंश के हत्यारे समाज में मान्य नहीं हैं और इस मामले में जो भी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने जो उनकी इतिहास रहा है उस नाते उनकी एक भूमिका को जानता है। और जो दूसरा पक्ष है, हम गौ माता को कभी भी हमने जानवर की श्रेणी में नहीं रखा, माता कहते हैं। क्योंकि चाहे गौमूत्र हो, गौ अपशिष्ट हो, दूध हो, दही हो, घी हो, गौ माता के शरीर का एक एक जो अवयव है वो इंसान का अपने बच्चों की भांति रोम रोम जो है पालन करता है। और उस नाते हम गौ को माता कहते हैं। इस भारत के अंदर गौ को माता मानने वाले इस देश के अंदर जो गौवंश के हत्यारे हैं, गौवंश के ऊपर हमला करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया और पीएम ने वर्चुअल मीटिंग में आतंकवाद को विश्व की सबसे बड़ी समस्या बताया है और संगठित तरीके से इसका मुकाबला करने का आह्वान भी किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों पर भी जबरदस्त हमला किया। पीएम ने यह कहा है कि आतंकवाद का समर्थन कर रहे देशों को भी दोषी ठहराया जाए और संगठित तरीके से इसका मुकाबला किया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस काम को अपनी अध्यक्षता में और भी आगे बढ़ाएगा। और बता दें कि भारत 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। एक्सेलेंसीज, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। सबसे पहले बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज इस मामले पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं और लगातार अधिकारियों और कानून के विशेषज्ञों के साथ मंथन किया जा रहा है। बल्लभगढ़ कांड के बाद बहरूपियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने विधानसभा सत्र में भी चिंता जाहिर की थी और इस मामले में अपना रुख साफ कर दिया था। एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर लगाम लग सके। धोखे से, षड्यंत्र से धर्म परिवर्तन कराना पहले ही गैर कानूनी है, लेकिन ऐसे मामलों में आरोपियों को सख्त सजा मिले, इसलिए हरियाणा सरकार की अहम बैठक चंडीगढ़ में हुई। गृह मंत्री की अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अनिल विज ने अध्यक्षता इस बैठक की जिसमें गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मंथन किया गया कि कैसे इस पूरे कानून को जब मूर्त रूप दिया जाएगा तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रहेगा। क्या कुछ इस बैठक के बाद गृह मंत्री ने कहा, आपको सुनाते हैं। और एक सख्त कानून, ताकि कोई भी दबाव में, प्रलोभन में, षड्यंत्र से, प्यार के जाल में फंसाकर किसी का धर्म परिवर्तन ना कर सके। उसके लिए कानून बनाने के लिए आज विभाग की पहली बैठक हुई है, जिसमें हमने अनेक पहलुओं पर विचार किया है और ये तय किया है कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी इसका एक्ट बनाने के लिए, जो बाकी प्रदेशों के एक्ट का भी अध्ययन करेगी और उसमें सुझाएगी कि उसका प्रारूप क्या होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों से इसके बारे में विचार विमर्श भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से भी इसकी चर्चा की जाएगी। और चलिए चंडीगढ़ लिए चलेंगे। विनीत कपूर हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। विनीत, कितनी जरूरी है इस वक्त इस लव जिहाद को लेकर ये बैठक, ये चिंतन, ये मनन, क्योंकि और भी तमाम बड़े मुद्दे हैं किसानों से लेकर बेरोजगारों के, लेकिन उस पर इस तरह का मंथन नहीं। लव जिहाद को लेकर हरियाणा सरकार बड़ी गंभीर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर लव जिहाद की बात करें तो हरियाणा में लव जिहाद एक बड़ा मसला है, क्योंकि मेवात के इलाकों की बात करें तो नूहू, मेवात ऐसे इलाके हैं जहां पर लव जिहाद के बड़े मामले निकलकर सामने आते हैं। इसके अलावा बल्लभगढ़ की निकिता की जिस तरह से हत्या हुई
उसमें भी लव जिहाद ट्रायंगल जो है वो निकल कर सामने आया। हालांकि इस मामले में संजीदगी से पुलिस भी कार्रवाई करती नजर आई, चालान भी कोर्ट में फाइनल हो चुका है और कहीं ना कहीं दोषियों को जल्द इस मामले में सजा भी हो सकती है। लेकिन कोई और निकिता ना बने, इसी वजह से हरियाणा की मनोहर सरकार जो है वो लव जिहाद से निपटने की पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। खाका इसका लगभग बना लिया गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आज इसी को लेकर अनिल विज जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनकी एक बैठक भी हुई और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसका सीधे तौर पर काम यही होगा कि जिन राज्यों में लव जिहाद को लेकर कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का रिव्यू किया जाए, ताकि अगर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कोई कानून बनाया जाता है तो फिर वहां के कानूनों को फॉलो किया जाए कि किस तरह का वहां पर कानून है, किस तरह से वहां की सरकारें जो हैं वो लव जिहाद की इस बुराई से निपटती हुई नजर आती हैं। क्योंकि हरियाणा भाजपा के नेता लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और दुश्मन देश हमारे लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों की जो इज्जत है उससे खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में उनके मंसूबों को किसी भी सूरत में पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इस वजह से अहम बैठकों का दौर जारी है और जल्द कमेटी भी बनती नजर आएगी और मुख्यमंत्री के पास भी ये फाइल जल्दी जाती नजर आएगी। और जिस तरह से अनिल विज ये भी कहते नजर आए हैं कि सभी पहलुओं को रिव्यू करने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पटल पर भी ले जाया जाएगा, ताकि अगर कानून बनाने की जरूरत पड़ती है तो फिर कैबिनेट के पटल पर विचार करके कानून बनाया जाए, ताकि कोई और निकिता प्रदेश में इस तरह से उसकी हत्या ना होती नजर आए और लव जिहाद के मामलों पर अंकुश लग सके। जी विनीत, इसका प्रारूप किस तरह का होगा? क्या जो पहले से मौजूदा कानून है वो सीधे तौर पर धरातल पर अमल में तो नहीं लाए जा रहे? क्योंकि जब भी कोई मामला पहुंचता है पुलिस के द्वारा तमाम आईपीसी की धाराओं को दरकिनार करते हुए अपराधियों का साथ देते हुए देखा है चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही कि लव जिहाद के मामले पर जो कानून बनेगा क्या बाकी पुराने कानूनों से अलग होगा? देखिए अभी इस पर कहना मुमकिन नहीं हो पाएगा सुनील। अभी इस बात पर विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि आज जो अधिकारियों के साथ अनिल विज बैठक करते नजर आए हैं उसमें यही कहा गया कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो तैयार की जाए। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो सभी राज्यों में, जिन राज्यों के अंदर लव जिहाद को लेकर कानून बनाए गए हैं, उनको रिव्यू करे कि आखिर उन लव जिहादों का ग्राउंड लेवल पर जब इंप्लीमेंटेशन हुआ था तो उसका क्या कुछ प्रारूप था, उसका क्या कुछ जो ग्राउंड था और साथ साथ ग्राउंड पर जो वो इंप्लीमेंट हुए थे तो उनका असर क्या देखने को मिला था। तो इसी को ये कमेटी रिव्यू करेगी। कमेटी रिव्यू करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री को देगी। गृह मंत्री खुद उस पर मंथन करेंगे और उस मंथन के बाद वो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री के टेबल पर जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे कि आखिर प्रदेश में इस कानून की जरूरत है और अगर कानून बनाया जाता है तो क्या वो पहले के कानूनों की तर्ज पर बनाया जाएगा या फिर कोई नया कानून लेकर आएगी मनोहर सरकार, जिससे इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके। जी विनीत, क्या ये मामले की तपिश को देखकर चीजें हो रही हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश उधर कानून बना देता है, वहां व्यवस्थाएं पहले हो जाती हैं। योगी आदित्यनाथ मंच से कह देते हैं कि राम नाम सत्य होगा ऐसे लोगों का। हरियाणा भी उस तासीर को समझ रहा है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जिस तरह से लगातार लव जिहाद के मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं उसी को लेकर सरकारें जो हैं वो अब संजीदा होती नजर आ रही हैं, क्योंकि एक पहलू ये निकलकर सामने आया कि दुश्मन देश जो है वो अब लव जिहाद के नाम पर देश में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको एक इंटरनल टेररिस्ट एक्टिविटी का भी नाम यहां पर बीजेपी के नेता जो हैं वो देते नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों तो रामविलास शर्मा जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं वो ये तक कहते नजर आए कि मेवात जैसे इलाकों में ये बड़ी समस्या है, बड़ी घटनाएं ये हर रोज वहां पर देखने को मिलती है और वहां के जो हिंदू संगठन है लगातार इससे लड़ाई लड़ते भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मंसूबे जो बाहरी ताकतों के हैं, जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर नजर है सरकारों की। इसी वजह से लगातार लव जिहाद की घटनाओं को सरकारें जो हैं वो नजरअंदाज नहीं कर रही हैं, बल्कि उनको लेकर सख्त कानून बनाए जा रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके, क्योंकि देश की बेटियों की इज्जत से जुड़ा मामला है, उनकी जिंदगी से जुड़ा ये मामला है। इसी वजह से सरकारें जो हैं वो बड़े लेवल पर संजीदा हैं। जी, आम जनता की अगर बात की जाए विनीत, आप देखिए लगातार लोगों के बीच जाते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं और वो भेजते हैं, हम भी दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आम जनता इस मामले पर क्या सोचती है और सीधे तौर पर आम जनमानस इससे कितना सरोकार रखता है?
बिल्कुल, देखिए वल्लभगढ़ की जिस तरह से घटना निकलकर सामने आई या फिर उसके बाद जो वीडियो वायरल होती है उस समय जिस तरह के दृश्य दिखाए जाते हैं जिसमें निकिता की किस ढंग से हत्या की जाती है, किस तरह से .0 रेंज से उसको आरोपी जो है वो गोली मार देता है और उसके बाद जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो बयान देते हैं, वो ये कहते हैं कि पहले भी निकिता के परिवार की तरफ से 2018 में इस तरह की कंप्लेंट की गई थी, लेकिन कुछ दबाव के चलते उस कंप्लेंट को उनको वापस लेना पड़ा था। तो उसके बाद रिएक्शन जो निकलकर सामने आए लोगों के, तो लोग कहते नजर आए कि बेटियां जो हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए, कोई और निकिता प्रदेश में पैदा ना हो, इस तरह के इंतजाम सरकार को करने चाहिए। तो ऐसे में जरूर लोगों का समर्थन यहां पर सरकार को मिलता नजर आ रहा है, लेकिन क्राउन जो पूरा का पूरा क्राइम का ग्राफ है प्रदेश में, उसकी जिस तरह से संख्याएं बढ़ती नजर आ रही हैं वो भी एक बड़ा सवाल है। तो यहां पर लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि भले ही सरकार इस तरह के कानून लेकर आए, लेकिन और जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, रेप की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, महिलाओं के प्रति अपराधों में जो इजाफा हो रहा है, हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, एक्सटॉर्शन मनी की घटनाएं बढ़ती हैं, उन पर भी सरकार कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम करे ताकि हर कोई सुखद माहौल में जीवन व्यतीत कर सके। जी विनीत, देखिए सरकार के साथ साथ जनता का भी बड़ी भागीदारी हो जाती है, माता पिताओं की भागीदारी हो जाती है, समाज की भागीदारी हो जाती है। सरकार कानून ला सकती है, लेकिन वो सारी शिक्षा, वो सारी व्यवस्था जो भारत की संस्कृति है, भारत की जो पद्धति है, माता पिताओं को भी पूरे तौर पर फर्ज निभाना होगा। क्योंकि इसमें आप एक चीज़ देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर जितने भी बच्चे एक्टिव हैं, बेटा हैं, बेटियां हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि अनपढ़ हैं। गांव देहात में कोई जाकर खेत में काम करने वाली बेटी के साथ लव जिहाद का मामला नहीं आया अभी तक सामने। ये सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, बावजूद इसके जागरूकता की कमी, ये लोग जागरूक नहीं होते और माता पिताओं की बड़ी इस पूरे मामले में भूमिका अहम हो जाती है। विनीत, उनके लिए किस तरह का संदेश, कानून आप लाइए, अमल में भी लाइए, लेकिन एक जन भागीदारी के लिए, क्योंकि कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ी संवेदना, कोई भी बड़ी जो योजना है, जब तक जनता और समाज उसमें भागीदारी नहीं अदा करेगा तब तक वो सीधे तौर पर पटल पर नहीं आएगी, धरातल पर नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, सही बात है कि कहीं ना कहीं जागरूकता लाने की भी जरूरत है। अभिभावकों को भी अपने बच्चों को इस तरह की घटनाओं के प्रति, इस तरह के अपराधों के प्रति सजग करने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है कि समाज में किस तरह की घटनाएं जो हैं वो घटित हो रही हैं, लगातार उन पर विचार करने की भी जरूरत है ताकि बच्चे जो हैं वो अवेयर हो सके। और जिस तरह से अगर हम रेप की घटनाओं की बात करते हैं, महिलाओं के प्रति अपराधों की बात करते हैं, तो यहाँ पर कई बार इस तरह के बयान देखने को मिलते हैं कि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी ड्रेस के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन जो लड़के हैं जिनकी तरफ से ये घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उनको किस तरह की शिक्षा मिल रही है, इस पर भी सवाल खड़े करने जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हर पहलू से, हर जगह से जागरूकता लाने की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है, ताकि न केवल महिलाओं के प्रति जो अपराध है उनमें कटौती आ सके, बल्कि जो ये लव जिहाद का अब एक नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इन पर भी अंकुश लग सके और बच्चियां ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रह सके और सुरक्षित माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर सके, अपनी जो एजुकेशन है उसको पूरा कर सके और उनके जो इरादे हैं, उनके जो मंसूबे हैं उनको पूरा कर सकें। जी विनीत, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए हरियाणा का एक ऐसा क्षेत्र जो सीधे तौर पर बड़ा प्रभावित है, वहां पर भी कानून है, वहां पर भी पुलिस है, व्यवस्था है, सरकार की तमाम योजनाएं हैं, बावजूद इसके वहां पर सख्ती क्यों नहीं बरती जाती? तमाम हिंदूवादी संगठन है जो झोला डंडा लेकर वहां पर लड़ रहे हैं, वहां की खाकी क्या संवेदनहीन हो गई है? देखिए, सीधे तौर पर संवेदनहीन का तो इसको उदाहरण नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर रहता है कि जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ जाता है, जब राजनीति इस तरह के मुद्दों में हावी होनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो न्याय है उसकी उम्मीद कम होनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से लगातार कहीं ना कहीं सवाल उठते नजर आए। लेकिन अब निकिता की हत्या के बाद जरूर सरकार ग्राउंड लेवल पर संजीदा होने की बात कर रही है, कानून बनाने की बात कर रही है, कानूनों को लेकर मंथन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो ऐसे में यही देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से रामविलास शर्मा कहते नजर आए कि मेवात हल्के में लगातार इन घटनाओं का इजाफा होता है, वहां पर हिंदू संगठन लड़ाई लड़ते नजर आते हैं, तो उन घटनाओं को रोकने के लिए और उन हलकों के लिए किस तरह की कार्यप्रणाली सरकार की रहेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया विनीत सामने कि कोई भी संगठन गया हो और थानाध्यक्ष ये कह के वहां से हटा दे कि भैया इस मामले में कोई कानून नहीं लागू होता, इसके लिए नया कानून आएगा, लव जिहाद का कानून सरकार बनाएगी, तब हम इस पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कानून तो पहले से है,
देखिए अभी इस तरह की घटनाएं जब भी निकलकर सामने आती हैं, जब भी कोई इस तरह का ट्रायंगल आता है, तो उसमें जो बनती धाराएं होती हैं, यानी जो अन्य धाराएं होती हैं, चाहे वो धमकाने की धारा हो, चाहे वो किडनैपिंग की धारा हो, चाहे अगर हम बात करें किडनैप करके कहीं और ले जाने की धारा हो, या फिर रेप की धारा हो, उनके तहत ही कार्रवाई होती नजर आती है। लेकिन अगर ये ट्रायंगल अब निकलकर सामने आता है, तो इस ट्रायंगल में कहीं ना कहीं सरकार की मंशा यही है कि एक अलग से कानून बनाए, उसमें अलग से सजा का प्रावधान हो, मामले जो हैं सीधे फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जाएं, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा हो सके, पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। तो इस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर सरकार करने की मंशा रखती है। इसी वजह से इस तरह की बैठकें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जल्द सरकार जो है कोई कानून विशेष ला सकती है, ताकि लव जिहाद की इस क्रूति से पूर्ण रूप से लड़ा जा सके और जो अंतर्राष्ट्रीय मंसूबे हैं भारी ताकतों के, उनको पूरी तरह से खत्म करवाया जा सके। जी, हालांकि विनीत, अगर बेटियों को लेकर इस तरह की गंभीरता है और ये कानून आ रहा है और इस कानून के बाद इस अपराध पर लगाम लगे, इस अपराध पर विराम लगे, ये अपराध खत्म हो, इसके लिए सरकार को साधुवाद। लेकिन सिस्टम वही है जो अब तक उन कानूनों के मुताबिक काम कर रहा है। मॉनिटरिंग करनी होगी ऐसे मामलों में। जो लोग लापरवाही बरतेंगे, साफ तौर पर जो भी पुलिसकर्मी इस मामलों में लापरवाही बरतेंगे, उन पर सबसे पहले शिकंजा कसना होगा और ऐसे लोगों को चिन्हित भी करना होगा जो सिस्टम में बैठकर लगातार इस तरीके के मामलों में हिला हवाली करते हैं और फिर सरकार की फजीयत होती है। बहुत शुक्रिया विनीत, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिएगा एएनबी न्यूज के साथ।